नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जब ये अंग्रेज भारत आए और उसके बाद भारत आने के बाद यहाँ पर व्यापार के नाम पर राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे, यहाँ की सियासतों में अपने वर्चस्व को कायम करने लगे, उस वक्त क्या हमारे देश के राजे रजवाड़े सो रहे थे? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि उनके तख्त को, उनके ताकत को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए ये बाहरी यूरोपियन ताकत भारत आ चुकी है? उस वक्त मुगल क्या कर रहे थे? वो मुगल जिन्होंने भारत में 200 सालों से भी अधिक तक शासन और हुकूमत किया, वो मुगल जिसने भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया, सबसे ताकतवर सियासत होने का जिसने गौरव प्राप्त किया, वो मुगल क्या कर रही थी? बाकी देश के राजे रजवाड़े क्या कर रहे थे? मराठा क्या कर रहे थे? जिन मराठाओं ने भारत पर अपने ही देश के लोगों के हुकूमत करने का कसम खाया था, वो मराठे कहाँ गए थे? वो मुगल कहाँ गए थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब ये यूरोपीय शक्ति हमारे देश में पैर पसार रहे थे, तो उस वक्त हमारे देश का स्थिति क्या था? तो चलिए समझते हैं। 18वीं सदी का जो बीच का हिस्सा था, यानी 18वीं सदी के मध्य का जो काल आता है, उस वक्त तक मुगलों का स्थिति बुरी तरीके से गिरना शुरू हो चुका था और काफी हद तक वो गिर चुके थे। उनका स्थिति, उनका क्षेत्र काफी उनके हाथ से निकल चुका। और बात करें अगर हम उस वक्त मुगल की गद्दी पर कौन था, तो याद रखिएगा, याद कीजिए कि औरंगजेब 1707 में उसका मृत्यु हो चुका था और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आए, सारे के सारे, औरंगजेब भी कोई बहुत अधिक ताकतवर नहीं। औरंगजेब के पहले जब शाहजहां गद्दी पर बैठे हुए थे, तो अपने शौक की वजह से, अपने ताजमहल को बनवाने के लिए, तो कभी और किसी आर्ट एंड कल्चर के लिए, मुगल खजानों को से वो खाली कर चुके थे। औरंगजेब अपने पिता को जेल में डाल देता है ताकि और ऐसा ना हो जाए खजानों का, और वो गद्दी पर जब बैठता तो उसे एक ऐसा राजगद्दी मिला जिसका खजाना लगभग खाली हो चुका था। वो सवाल था कि वैसे स्थिति में अब औरंगजेब क्या करेगा? तो पैसा वापस से बनाने के लिए औरंगजेब ने जिस तरह के नीतियों को लगाया, मुहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक मुगल के गद्दी पर बैठे, उन्हीं के टाइम पीरियड में, इस रंगीला के टाइम पीरियड में ही मुगलों के बहुत सारे रियासत इनसे अलग हो गए थे, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, ये सभी इनसे अलग हो गए थे। मराठों का लगातार मुगलों से युद्ध चल रहा था और इसी दौर में मुगलों के पास एक नई चुनौती उभर के आई। एक तरफ मुगल अपने आंतरिक खामियाजे को भुगत रहे थे, अपने आंतरिक खामियों की वजह से, इंटरनल चैलेंजेस की वजह से परेशान थे, अपने आंतरिक कमजोरियों की वजह से परेशान थे, और दूसरी तरफ बाहरी चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस, बाहरी ताकत उन पर हावी हो रखी थी। उनका जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, जहां पर आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन है, वो बहुत ही बुरे हाल में जा चुका था, मुगलों के हाथ से निकल चुका था। और वहां पर से एक व्यक्ति भारत में आता है और मुगलों का धजिया उड़ा के रख देता है, जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह पर्सिया का शासक था। वो 1738 में भारत आता है आक्रमण करने के लिए, 39 तक यहाँ पर आक्रमण करता है, पूरे 1 साल तक आक्रमण किया, लाहौर को, मुगलों को करनाल के पास हरा दिया और उसके बाद मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद पूरे दिल्ली को लूटता है, पूरे दिल्ली में तहस नहस मचाता है और मुगलों का इतना प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां के टाइम में बनवाया गया था, उस मयूर सिंहासन को लूट लेता है, कोहिनूर को लूट लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये नादिर शाह उस वक्त भारत से 70 करोड़ से भी अधिक का पैसा, रुपया, धन दौलत उड़ा के ले गया। ये 57 दिनों तक मुगलों को लूटता रहा, बर्बाद करता रहा और फिर इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के पश्चिम साइड, काबुल के तरफ वाले रीजन पे पहुंचता है। पूरे उस एरिया को वो लूट के तहस नहस कर देता है। अब यहाँ पर कोहिनूर की भी कहानी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब बात है कि नादिर शाह के बाद क्या कोई और विदेशी आक्रमणकारी नहीं आया? नादिर शाह का जो वंशज कहलाता था, अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, अब वो भारत में प्रवेश करता है। 1748 में वो भारत में प्रवेश किया और 67 तक भारत में आक्रमण करता रहा। इतने लंबे समय तक वो भारत में आक्रमण किया है। वो मुगलों के एम्पायर पर धावा बोलता है 1751 में, 1751 में, और
जब मुगलों को वो लूटा तो यहाँ पर अपने एक चीफ को, अपने एक व्यक्ति को मुगलों का चीफ बनाकर चला जाता है, जिसका नाम था नाजिब उद दौला, जो कि एक रोहिल्ला चीफ था, जो कि एक अफगानी व्यक्ति था। इसी के नाते अहमद शाह अब्दाली उसे मुगलों पर नजर रखने के लिए मुगलों के दरबार में बैठा के चला जाता है और उस वक्त के मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को राजा बने रहने देता है, लेकिन उसका सारा कंट्रोलेशन इस नाजिब उद दौला के हाथ में चला जाता है। अब जब ये बात पता चलता है मराठों को, तो मराठा शुरू से दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते थे। वो समझ चुके थे दिल्ली कमजोर है और मराठा पहुंच जाते हैं दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पर चीफ रघुनाथ राव, मराठों के चीफ थे उस वक्त रघुनाथ राव, वो दिल्ली पंजाब पे कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और जो वहां पर बैठा हुआ अब्दाली का एजेंट था नजीब उद दौला, उसे भी मार के खत्म कर देते हैं। ये बात पता चलता है अब्दाली को और अब्दाली बदला लेने के लिए पहुंचता है भारत और पानीपत के मैदान में वो एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 ईस्वी में शुरू हुआ मराठाओं के बीच में, अब्दाली के बीच में, जिसे मराठा बुरी तरीके से हारे जाते हैं और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत लेता है। और इसी के साथ ये अहमद शाह अब्दाली का भारत में आखिरी आक्रमण था, लास्ट इन्वेजन था। यहाँ पर एक चीज तो हमें पता चल चुका है कि मुगल अब कमजोर हो चुके हैं, मुगलों में वो ताकत नहीं बची जो पहले कभी हुआ करती थी। अब मुगलों का स्थिति क्या है, तो बात करें अब अगर मुगलों का, तो बहादुर शाह प्रथम वो गद्दी पर बैठने को आता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। लेकिन औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ है और ये बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा है 1509 में। सवाल है क्यों? क्योंकि वो 2 सालों तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता था और 63 वर्ष के आयु में, 63 के एज में, ये व्यक्ति मुअज्जम गद्दी पर बैठता है। अपने भाई आजम कामबख्श सबों को मार करके ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये भी एक कमजोर शाह, यहाँ तक कि इसे उपाधि तक दिया गया था शाह ए बेखबर। ये बेखबर व्यक्ति रहता था, लेकिन इसने प्रयास किया मुगलों के गौरव को प्राप्त करने के लिए। जान रहा था, समझ चुका था कि भारत में अगर शासन करना है तो यहाँ के राजे रजवाड़ों के साथ मिलकर रहना होगा और उसी के तहत ये बहादुर शाह दोस्ती बनाना चाहता है वापस से राजपूतों से, मराठों से, जाटों से। ये मराठा सरदार शाह जी को, जो कि मुगलों के जेल में थे, उन्हें जेल से छोड़ भी देता है, लेकिन काम इसका बन नहीं पाता है। अंततः इसका मृत्यु हो जाता है और इसके मृत्यु के बाद इस गद्दी पर बैठते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के टाइम में आंतरिक राजनीति बहुत भयावह हो चुकी थी। फिर फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दराज, इस तरह से लंबे लिस्ट है और सारे के सारे कमजोर शासक, और इतिहास कमजोरों को याद नहीं रखती और इसी कारण से इन कमजोर शासकों के बारे में ना ही जानने में कुछ खास फायदा है, ना ही समझने और बताने में कुछ खास फायदा है। इसलिए मैं इसे छोड़ करके आगे बढ़ूंगा और आगे देखते हैं कि सवाल ये कि ये मुगल आखिरकार, ये माइटी मुगल बर्बाद क्यों हुए, इनका डिक्लाइनेशन कैसे हो गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका शासन व्यवस्था, या यूं बोल लो रीजनल एम्पायर, क्षेत्रीय। जब मुगल कमजोर होने लगे तो उनके क्षेत्र में जितने भी राजे रजवाड़े थे, छोटे मोटे सामंत थे, रियासत थे, वो समझ चुके थे मुगल वो नाव है जो समंदर में डूबने जा रही है और डूबते हुए नाव में सवार होना बेवकूफों का पहचान है। और इसी कारण से सारे क्षेत्रीय राजे रजवाड़े और रियासत इन मुगलों से अलग होने लगे। एक तो ये पहले ही कमजोर थी शाहजहां की वजह से, क्योंकि शाहजहां ने इतना खर्च किया अपने शौक मौज में कि मुगलों का दरबार, उनका खजाना खाली हो गया था, सेनाओं को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से मुगल कमजोर होने लगे। औरंगजेब उस पैसे को बनाने के लिए जिस तरह का कट्टरता और धार्मिक नीति लेके आया, वो इनके खिलाफ चला गया। और उसके बाद जो भी शासक आए वो अल्प बुद्धि के थे या थोड़े मंद बुद्धि के थे, या बोल सकते हो कि कम बुद्धि के थे। वो उतने चालाक और तेज नहीं थे जैसे अकबर हुआ करते थे। और जब ये मुगल कमजोर होते हुए दिखे तो बाकी भी क्षेत्रीय राजे रजवाड़े इनसे अलग होना शुरू हो गए और इन सभी कारणों से मुगल बर्बाद होते गए। जो छोटे छोटे जमींदार थे वो सब उठना शुरू कर दिए थे कि हम भी अब शासक बनेंगे, हम भी शासन करेंगे, और उनको रोकने की शक्ति भी मुगलों के पास नहीं थी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मुगलों का खौफ अभी भी बाजार में था, उनका दहशत
अभी भी लोगों के दिल में था। इसी कारण से इन सबों के बावजूद किसी भी राज्य, रजवाड़े और रियासत ने, भारत के किसी भी क्षेत्रीय रियासत ने मुगलों पर डायरेक्ट धावा नहीं बोला, क्योंकि उन्हें अभी भी ये लगता था कि इन मुगलों से हम जीत नहीं पाएंगे। और निसंदेह इस वक्त तक भी मुगलों के पास इतनी सेना थी कि वो कहीं भी धावा बोल सकती थी, फैल सकती थी, अपने रियासत को वापस से उस मजबूत पायदान पे ला सकती थी जिसमें कभी अकबर करके गए थे। लेकिन कमजोर नेतृत्व में काम अक्सर कमजोर ही होता है, और नेतृत्व का अभाव मुगलों के बर्बादी के पीछे का सबसे बड़ा कारण मुझे दिखता है। ये अलग बात है कि सारे लोग उनसे अलग होते जा रहे थे, लेकिन अभी भी उनके पास ताकत था कि वो धावा बोल सकते थे, आक्रमण कर सकते थे, जीत सकते थे। लेकिन आप देखो, औरंगजेब के बाद मुगलों के द्वारा कहीं पर आक्रमण हुआ हो, ऐसा बहुत कम ही घटना हमें इतिहास के पन्नों में देखने और पढ़ने को मिलता है। अब सवाल है कि ये जो क्षेत्रीय रियासत, राज्य, रजवाड़े थे, इन सबों का क्या, कि ये अलग हुए कैसे, ये तो समझ में आया मुगलों का ताकत कम होने की वजह से। लेकिन कौन कौन जो इनमें से प्रमुख हैं, जो इतिहास में जगह बनाते हैं, जो आगे जाकर के एक बड़ा पावर बने, बड़ा नाम कमाए, उन सभी क्षेत्रीय रियासत को हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।